दंतेवाड़ा पुलिस ने 19 फरवरी 2021 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर ये बताया था कि दंतेवाड़ा में कुल 6 माओवादियों ने लोन वराटू अभियान यानी घर वापस आइए अभियान के तहत दंतेवाड़ा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। और ठीक 23 फरवरी 2021 को दोपहर में एक खबर आती है कि जिन लोगों ने आत्मसमर्पण किया था उसमें जो 2 युवतियां थीं, उसमें एक जो 20 वर्षीय युवती थी कुमारी पांडे कवासी, उसने डीआरजी के विश्राम गृह के बाथरूम में गमछे से लटक कर अपनी जान दे दी। इस तरह की जानकारी आने के बाद एक वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म पर खूब तेज़ी से वायरल हुआ, जिसमें सोनी सोरी यानी जो बस्तर के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोनी सोरी दंतेवाड़ा के आईपीएस अभिषेक पल्लव के साथ बहस करते नजर आ रही हैं। सोनी सोरी ने साफ आरोप लगाया है कि लोन वराटू अभियान के तहत फर्जी सरेंडर करने का काम पुलिस कर रही है। सोनी सोरी ने लोन वराटू अभियान के तहत झूठे सरेंडर कराने का पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। आगे हम आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे, उस गांव में जाके हमने रिपोर्टिंग की है, पूरी वीडियो आपको दिखाएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि दंतेवाड़ा के जो आईपीएस हैं अभिषेक पल्लव, इस पांडे कवासी नाम की युवती की मौत को वो कस्टडी में मौत बिल्कुल भी नहीं मानते। अब हम आपको बताते हैं कि कस्टडी में वो महिला थी या वो एक प्रोटेक्टिव कस्टडी था, उसके बारे में हम पहले आपको बता दें। दरअसल प्रोटेक्टिव कस्टडी का अर्थ है सुरक्षात्मक अभिरक्षा। देश के क्रिमिनल कानून में कस्टडी या अभिरक्षा मूलतः 2 प्रकार की है, पुलिस या न्यायिक। पुलिस अभिरक्षा में व्यक्ति पुलिस लॉकअप में होता है और पुलिस उससे पूछताछ करती है। न्यायिक अभिरक्षा में व्यक्ति जेल में रखा जाता है और न्यायालय की अनुमति के बाद ही व्यक्ति से कोई पूछताछ की जा सकती है। दरअसल प्रोटेक्टिव कस्टडी विदेश से ली गई व्यवस्था है और भारत में इसे कानूनी मान्यता बिल्कुल भी नहीं है। विदेशों में जिन आरोपियों, गवाहों, मुख्यतः सरकारी गवाहों आदि को जेल में खतरा होता है, उन्हें एक तरह से प्रोटेक्टिव कस्टडी की व्यवस्था दी जाती है। इसमें जेल के अंदर एकल कमरा होता है जहां अन्य बंदियों के संपर्क में बंदी ना आ सके, ऐसी व्यवस्था के अनुरूप उसे वहां रखा जाता है। एक अन्य तरीका है जिसमें व्यक्ति जेल में नहीं होने पर उसके अन्यत्र रहने की व्यवस्था की जाती है, जैसे कोई होटल या गेस्ट हाउस आदि। बस्तर में दंतेवाड़ा में डीआरजी का जो विश्राम गृह है वो भी इसी तरीके की एक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। दोनों ही सूरत में न्याय विभाग के संबंधित अधिकारियों से अनुमति प्राप्त होने पर यह व्यवस्था की जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस व्यक्ति को सुरक्षात्मक अभिरक्षा चाहिए वह खुद इसके लिए आवेदन करता है। बस्तर में हालांकि कानून बिल्कुल अलग तरीके से चलता है, यहाँ इस तरह के नियमों का पालन किया जाता है या नहीं किया जाता, ये अंत तक वीडियो जब आप देखेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको पूरा मामला समझ में आ जाएगा। भारत में पुलिस इस शब्द का इस्तेमाल करती है पर इसका कोई विधिक आधार नहीं है, न ही कोई नियम या कानून कि यह व्यवस्था की प्रक्रिया कैसी होगी। 1979 के सुप्रीम कोर्ट ने हुसैन आरा खातून के निर्णय में यह कहा है कि सुरक्षात्मक अभिरक्षा एक व्यंजना है जिसमें वस्तु स्थिति को छुपाया जा सके। वास्तव में यह कारावास है और कुछ भी नहीं। यह शब्द अंतरात्मा के तुष्टीकरण के लिए है। यह तथाकथित सुरक्षात्मक अभिरक्षा अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार का खुला उल्लंघन है, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके आधार पर किसी को सुरक्षात्मक अभिरक्षा दी जाए। दरअसल इस पूरे घटना के बाद माओवादियों ने भी अपना एक पर्चा जारी किया है। दिनांक 28/2/2021 को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी दक्षिण सब जोनल ब्यूरो ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि लोन वराटू के नाम से जनता पर फांसीवादी दमन चला रहे दंतेवाड़ा एसपी को निलंबित करो, लोन वराटू अभियान को बंद करो, आंदोलन कर रहे जनता को बुद्धिजीवी, मानवाधिकार संगठन और आदिवासी संगठन मदद करो। मदद करने की अपील भी की गई है और साथ ही प्रमुख बिंदुओं पर उनकी मांग है कि सेवानिवृत्त हाई कोर्ट जज के नेतृत्व में मानवाधिकार संगठन और आदिवासी संगठन मिलाकर संयुक्त समिति बनाकर पूरा घटनाक्रम को जांच करवाना और रिपोर्ट को सार्वजनिक कराना, आदिवासी संगठन और मानवाधिकार संगठन के सामने दोबारा पोस्टमार्टम करवाना और उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करना, दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव को पद से निलंबित करना है तथा चौथा है फांसीवादी दमन अभियान, लोन वराटू और प्रहार योजना को बंद कर देना है।
जल जंगल ज़मीन इज्जत और अधिकार को लेकर आंदोलन कर रहे क्रांतिकारी जनता को सभी वर्ग के लोग मदद करें और सरकार का मंशाओं पर पानी फेर देने की अपील कर रहे हैं। दरअसल पांडे कवासी की जो बॉडी है अभी तक ग्रामीणों ने उसे जलाया नहीं है बल्कि दफना कर रखा हुआ है। कहीं ना कहीं ग्रामीणों को और ख़ास तौर पर वहाँ पर जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोनी सोरी जैसी जो एक्टिविस्ट हैं, उनका कहना है कि पांडे कवासी आत्महत्या नहीं कर सकती है। यदि उसको आत्महत्या ही करना होता तो वो प्रोटेक्टिव कस्टडी में क्यों होती, पुलिस के सामने जाकर वो आत्मसमर्पण क्यों करती। साथ ही पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस तरह के आरोप भी हैं कि उस महिला ने आत्महत्या से पहले जो अपनी मां को जिस तरीके से उसने बताया था कि उसके साथ काफ़ी बर्बरतापूर्वक रवैया पुलिस ने अपनाया था, उसके साथ मारपीट की गई थी और उसके साथ कुछ और भी गलत होने की आशंका तमाम सामाजिक कार्यकर्ता जता रहे हैं। पहले पूरी वीडियो देखिए, फिर आपको सहज ही अंदाज़ा लग जाएगा कि बस्तर में जो आदिवासी हैं वो कीड़े मकोड़े की मौत मारे जा रहे हैं, चाहे वो पुलिस की तरफ से या फिर माओवादियों की तरफ से। लेते हम लोग बाइट लोगों से बात करेंगे जो भी बोलना चाहता है। नमस्कार, मैं हूं मनीष। हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीब 400 किलोमीटर दूर, दंतेवाड़ा से लगभग 70 किलोमीटर दूर कटे कल्याण विकासखंड के गुरसे गांव में हैं। उस युवती के गांव में हैं और माओवाद प्रभावित क्षेत्र है। एक तरह से कह सकते हैं कि लाल आतंक का ये गढ़ है। और हमारे साथ कुछ लोग हैं गांव के जो बताएंगे कि आखिर सच्चाई क्या थी। लोगों में नाराज़गी है इस बात को लेकर कि पुलिस इस तरीके से गांव के ग्रामीणों को, सीधे साधे लोगों को उठाकर ले जाती है और उन्हें यह बताकर आत्मसमर्पण दिखाती है कि वो माओवादी थे और अब वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इस तरीके से ही यहाँ पर फर्जी आंकड़ों का खेल चल रहा है। श्रीमती अमलता कवासी गरमगुड़ से सरपंच हूँ मैं। और ये जोगी मतलब वो दान ओखरते ना हमारे यहाँ रीति रिवाज में, तो वो गोटर छोड़ने का चक्कर से पांडे को बुलाई थी। तो क्या ना मेरी इधर इस टाइप का ऐसे वाला हम लोग कटला उटला कर रहे हैं, तो बोलने से ये बुधवार को यहाँ से चले गई उधर। फिर 18 तारीख को हम लोग यहाँ बिलाक में खेल चल रहा था, तो हम लोग खेल सेट थे। फिर वो DRG वाले गश्त में आए थे, फिर उन लोग पकड़ के लेके गए 18 तारीख को। किसको पकड़ कर लेके गए? जोगी और पांडे को। दोनों लड़कियां यहीं इसी गांव की थी? हाँ, इसी गांव के थे। फिर उसके बाद हम लोग को शाम तक पता चला कि जोगी और पांडे को पकड़ के लेके गए हैं बोल के। फिर हम लोग थाने गए थे, कटे कल्याण थाना। फिर उसके बाद वहाँ से बोले कि यहाँ DRG वाले लोग तो हमारे यहाँ नहीं घुसाते हैं, लेके गए हैं ऐसे करके बोले सर, थानेदार सर बोले हैं। फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग बात उत किए, फिर आ गए। फिर आने के बाद शुक्रवार को थे, शनिवार को 20 तारीख हम लोग मिलने गए थे। सब जोगी और पांडे को मिले। फिर पांडे बोली कि मैं यहाँ रहना नहीं चाह रही हूँ, मैं घर आऊँगी मम्मी बोल के इनके मम्मी लोगों को बोली। तो मैं जोगी से पूछता चल रहा था, जोगी भी वही बता रही थी कि मैं घर आऊँगी, सिलेंडर तो किए हैं, सिलेंडर करने के बाद तो हम घर आ सकते ना, हम यहाँ काम तो कर नहीं पाएंगे। अब यहाँ हम लोग काम करेंगे भी क्या काम मिलेगा, वही गश्त घुमाने के लिए वहीं ले जाएंगे इस टाइप का। उन्होंने कहा था कि सरेंडर किए हैं, तो वाकई में वो सरेंडर किए थे? आखिर किस लिए सरेंडर किए थे, क्या मामला था पूरा? माओवादी थे या कनेक्शन था उनका किसी से? वो जोगी का कनेक्शन था ऐसी, खाना वाना बस वो घर से ही रहती थी, उसके पास ना बंदूक था ना कुछ नहीं था, बस घर से ही काम ऐसी दबाव डालना तो करेंगे ही ना कोई भी, तो ऐसा करती थी। पांडे का तो ऐसे कुछ नहीं था, तो उनको नक्सली बोल के लेके गए। तो मतलब माओवादियों के लिए कभी कभार खाना बना देती थी? ऐसे जाते थे सर, खाना वाना ऐसे बना देते थे। हम लोग को ये DRG जो देखभाल करते हैं, उनके हम लोग कॉल किए,
सर हम लोग पांडे और जोगी को मिलने आए हैं, उनके मम्मी पापा लोगों को मुलाकात के लिए लाए हैं। ऐसे करके बोलने से नहीं मैडम आप लोग अभी नहीं मिल सकते हो, बयान चल रहा है। तो बयान कितना समय तक होगा सर? बोलने से 5 बजे मिल सकते हो, रुकोगे कि जाओगे? या तो जाओ आप लोग खला आइएगा बोले। तो हम लोग बोले हम लोग गाड़ी बुकिंग करके आए हैं, अब दोबारा गाड़ी बुकिंग करके हम लोग हर दिन आते नहीं रहेंगे। तो हम लोग आए हैं तो रात हो चाहे दिन हो, हम मिल के ही जाएंगे। कितने दिन से लगभग थाने में रखे थे पुलिस? तो 18 तारीख से मतलब 18 तारीख को पकड़ के लेके गए हैं, तो 24 तारीख तक तो रखे थे ही सर वहाँ पे पुलिस कस्टडी में। फिर हम लोग वैसे जाने के बाद हम लोग सोचे कि वही है कि कौन है, पहले जाके देखेंगे। तो गए हैं सर, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि तो फांसी लटकी है वो, तो उसको पहले से निकाल के क्यों सुला के रखे थे सर? ना कुछ सबूत नहीं मिला, ना यहाँ जो कपड़ा से फांसी लटकी ना तो निशान नहीं था, ना जीभ नहीं निकला था, ना कुछ नहीं हुआ था सर। मतलब आपको वो मरी हुई हालत में मिली वहाँ पर? वो जी मरी हुई हालत में मिली है। तो हम लोग पूरा जाके चेक किया सर, ऐसा सबूत कुछ भी नहीं था, ये उन्हीं लोग मार दिए होंगे सर। पुलिस के मुताबिक वो माओवादी थी, माओवादियों से उसके कनेक्शन थे। उसकी बॉडी जिस तरीके से मिली उसके बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। इस वक्त पांडे की मां है हमारे साथ में, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि मरने से पहले जब इनकी मुलाकात इनकी बेटी से हुई थी तो किस तरीके से पुलिस उसके ऊपर अत्याचार कर रही है, किस तरीके से दबाव बना रही है, उसको लेकर क्या बातचीत हुआ था जरा बताइएगा आप। नाकिनो अंटिन सन वार्तांटी नन मत्तम लोना वातन यायो इंजो के तगले बे तुम वे तंबाबो नन्ना उद्दी में जो। क्या कह रही थी इनकी लड़की इनसे? मैं घर आऊँगी मम्मी पापा बोल रही थी मैंने। हाँ तो ये बताइए कि आप जब वहाँ मिली तो क्या और क्या बताई? पुलिस किस तरीके से प्रताड़ित कर रही है आखिर? पुलिस ने कई तोड़ो बात ने कई तोड़बो अन मतम सन वार्तांटी नु सगुरी ले किसो से सगुर कुम तोड़ो इंजो ले के तगल के गलो से तो ई मनूर का निसो मनूर बुक्का ये पूरा मतलब मारे हैं वो जंगल में ले जाके, बाल को पकड़ के भी मारे और पूरा गाल तो सूजा हुआ था उसका। तो ये जोगी और पांडे दोनों के साथ ऐसा किए हैं पुलिस वालों ने? हो इंजो के ओ दोनों के साथ में हुआ? रेंडी की ना रेंडा लोकिन संगे तोड़बो इतोड़ बेन तान बेन जोगी हिले पर कई तो उसमें कुम तोड़ मारता। आपको पता ही ये बात कि वो माओवादी थी या माओवादी से कनेक्शन था उसका कुछ? आंटी ने आगे मत गुप्पा की बाइंदम तोड़ आगे बार मनता ना किनु ब्याबो नन्ना परवोनो ना किनु पोड़ पितने जोई गेलो ना मत्ता सगाई जो काड़ा कटला कितन के गोरगुंडा इंजोड़न मत्ता जोगी ना। उधर जोगी के यहाँ सगा गई थी, वही गोटन मतलब छोड़ने का था उन लोग के यहाँ। तो आना सेल्फी पीने के लिए बोल के बुलाई थी, तो उधर गई थी और उधर तो काम नहीं कर रही थी। माँ है पापा है छोटा भाई है, मैं उसको पालूंगी बोल के बोली थी, बोल रही है। हम आपको बता दें दरअसल ये बस्तर की गोंडी भाषा है। गोंडी भाषा को अनुवाद करके बता रही हैं यहाँ की जो सरपंच हैं। आपकी बेटी अब इस दुनिया में रह नहीं गई है तो इल्ला बो इंजे तो इल्ला दोंडे मत्ता कार्रवाई क्या चाहती हैं? क्या होना चाहिए इस पे? नाकिन बुत किस पोड़पनद मत्ता बाबोन जायो बुत किस वन वेडा नगा निमा अडिला इंजे बाले की ना दो इंदम तरो हो गए ना लड़े मेहनत की बाले। किसी ने आपकी बेटी को मार दिया? मतलब निमा अड़तीन बेन आओ तोड़ू कार्रवाई की न दयो इंदम तो आउ तोड़े बोईगा कोंडे काल की न से कोंडी की में तोड़ू अद पोस्टमार्टम मत इस मनोड़ा की के मनोड़े बेतला में करिन बनास मनोड़ लोपा कुड़मतगा वो मार दिए होंगे ना, पूरा शरीर मतलब कि इधर उधर हो गई थी, ऐसे करके बोल रही है। तो आप क्या कार्रवाई चाहिए? आपको न्याय चाहिए? आपको लगता है कि आप उनके खिलाफ कुछ कर पाएंगे जिन्होंने आपकी लड़की को मारा है? आउ तोड़े बेकुड़ में मनोड़ो वेंडे लड़े मेहनत किया न दयो निमा अड़तीनु मतलब नेला मक्ता जो अग केना लड़े मेहनत किया न दयो लाड़े माई न दे बोबेरो टेना में मत लाड़े माता लाड़े माई कर चाहिए बोल रही है सर। जी क्या बोल रही हैं?
इन्हें दिलाना चाहिए बोल रही हैं। न्याय चाहिए इनको। तो आप पांडे के पिताजी हैं सन्नू को सन्नो, आपकी बेटी माओवादी थी, आप मानते हैं? ऐसा लगता है आपको? ಪಾಂಡೆ ಒಗ್ಗ ಬಾಳ್ ಮಂತ ಈಗ ಲೋನೆ ಬಾಬನು ಯಾಯನ್ ಪೋಡ್ ಪತನಿ ಜೋ गंजी फोदर ताकी पेट तो सी पोड़ नूरो फोदर ताक नूर पेट तो सी ना कि नु बेड न कमाई किस खेती कमाई किस पोड़ तो मत क्या बोल रहे हैं? ने मतलब दान उन बोने के बाद मेड़ बांधती थी, घास उखड़ती थी, वही सब करती थी बोल रही है सर। घरेलू काम करती जी थी। आगे तक लड़ेंगे ही बोल रहे हैं सर। हमारी बेटी तो काम नहीं कर रही थी, अच्छा साबित करके ही रहेंगे बोल रहे हैं। हमारे साथ जनपद की सदस्य हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था। हमारा तो काम इधर उधर जाने का रहता है। मान के चलो कि मैं भी जो पंचायत की जनप्रतिनिधि हूँ, हो सकता है मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है कि उसका जवाबदारी कौन लेगा। मैं तो अकेले जाती हूँ और मेरे साथ ना लड़की ना लड़का, तो वही बंदा ये भी नक्सली बोल के ऐसा बहाना बनाकर मुझे भी किसी दिन हो सकता है, मतलब ऐसा होगा, हो सकता है नहीं ऐसा होगा। मैं एसपी सर के सामने भी बोल दी हूँ कि ऐसा होगा मेरे साथ, और डीआरजी लोग वहाँ थे, उन लोग को भी बोले कि ऐसा दवा मत करो, तो मैं क्यों नहीं कर सकते। हमारी आम आदमी बच्ची थी, उनके साथ ऐसा होगा तो हम तो प्रतिनिधि है। तो किसी दिन मैं जंगल एरिया से गुजरते जाती हूँ, चीकपाल अपना पड़ता है, मतलब 7 किलो 8 किलोमीटर दूर पड़ता है, मैं अकेले अपना जवान लड़के होकर जाते हूँ। उसी दिन वायदा हुआ आप लोग मिलोगे और ये भी नक्सली बोल के बना तो बना के मारोगे, उसका जवाबदारी कौन लेगा। किस तरीके से ग्रामीणों के साथ यहाँ पर उनको माओवादी बताकर उनकी हत्या की जा रही है और सरेंडर करने की जो प्रक्रिया है उस पर सरकारी आंकड़े आ रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, भूमकाल समाचार के संपादक हैं कमल शुक्ला जी। ये जो घटना हुआ है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या आखिर पूरा मामला है और क्या इस तरीके की घटनाएं अब बस्तर के आदिवासियों के साथ आम घटनाएं हो चुकी हैं? निश्चित रूप से ये यहाँ रोज़ का घटने वाला घटना में से शामिल हो गया है। यहाँ के जितने भी अंदरूनी गांव के लोग हैं, सब गांव वाले लोग इस तरह के घटनाओं के चश्मदीद बन रहे हैं। आप जिस गांव में अभी बैठे हैं, जो पांडे कवासी का गांव है, आप खुद अभी यहाँ तक आते हुए आज रोड से अभी 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर अंदर हम यहाँ पे हैं। यहाँ पे आप दूर दूर तक पुलिस का निशान नहीं, दूर दूर तक आप देखिए भारत शासन नज़र नहीं आ रहा है, सरकार नज़र नहीं आ रहा है, सरकार की कोई योजना नहीं दिख रही है आपको। आप खुद अभी गांव में आके देख रहे हैं। तो जहाँ सरकार खुद इस गांव को अपना गांव नहीं समझ रही है, इस गांव के लोगों की सुरक्षा के लिए खड़ी नहीं है, इस गांव में कोई भी बंदूक लेके आएगा बोलेगा मुझे खाना दीजिए, कोई भी आएगा बोलेगा चलो यहाँ मीटिंग में चलना है, तो आप खुद देख के सोचिए क्या ये लोग इनकार कर सकते हैं? क्या वही एसपी जो पांडे कवासी को और जोगी को यहाँ से उठा के बुलवाया अपने डीआरजी के गुंडों के द्वारा, तो क्या वही एसपी इस गांव में एक रात रुक के उन जिनको ये माओवादी कहते हैं उनके इशारे के बिना क्या यहाँ रह सकता है? तो इनकी मजबूरी को समझते नहीं है। मैं बार बार ये बात लिखते आ रहा हूँ, मगर ये आज ही की घटना नहीं है, ये 20 साल से चलते आ रहा है। निर्दोष लोगों को माओवादी बता के लोग जेल में ठूसते हैं और फर्जी मुठभेड़ में मार डालते हैं, और ज़बरदस्ती ये घटना भी ज़बरदस्ती आत्मसमर्पण कराने की घटना है। पुलिस को अपने आंकड़े बढ़ाने हैं। और अभिषेक पल्लव की जहाँ तक बात है, मैं स्पष्ट कहूँगा, मैं कई बार लिखा हूँ, इकलौता अधिकारी है। ऐसा कौन सा सरकार होगा, देखिए पूरा देश में कौन सा राज्य सरकार होगा, जब सरकार बदलती है तो सारे अधिकारी बदलते हैं। अभिषेक पल्लव जी भाजपा शासन के समय से यहाँ पे एसपी हैं और अभी भी हैं, और उनका एक ही काम है, कल्लूरी के समय के वो अधिकारी रहे हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आदिवासियों को गाँवों से खाली कराया जाए। ये सामान्य घटना नहीं है। पांडे कवासी का गांव से निकलना, पांडे कवासी का रोना, पांडे कवासी को अपनी माँ को पकड़ के बोलना कि मेरे को यहाँ से ले जाओ, उसको आप समझिए कि एक बार इस गांव से निकल गया और पुलिस ने उसको आत्मसमर्पण घोषित कर दिया तो अपने गांव के इस पेड़ को नहीं देख पाएगी, इस गांव के छत को छू नहीं पाएगी, अपनी माँ के पास आ नहीं पाएगी। तो इतना निर्ममता से वो जो है सीधा अपने परिवार से, पूरा गांव से अलग कर देते हैं। तो इस तरह की घटनाओं पे, और आश्चर्य की बात है कि भूपेश सरकार ने वादा किया था कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगेगी, मगर उनके आने के बाद भी सब घटनाएँ जारी है, और बहुत दुखद बात है। मतलब जिस तरीके से उसको माओवादी बताकर युवती को ले जाया गया है, जैसा पुलिस बता रही है जी, और जैसा गांव वाले बता रहे हैं, तो गांव के मुताबिक ठीक है, माओवादियों को उसने खाना खिलाया था, खाना बनाई थी या
तो ये तो सामान्य सी बात है, अगर गांव में आकर कोई किसी तरीके से हेल्प मांगता है तो करना इनकी मजबूरी है। तो इस तरीके की घटनाएं लगभग आए दिन देखने को मिलती हैं। तो क्या लगता है ये जो पूरा खेल है इसमें ग्रामीण को कहाँ आप पाते हैं? ये तो दोनों साइड से, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। दोनों तरफ से ये मजबूर हैं। और इस बात को मैं माओवादियों से अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि माओवादी जो है लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं। वो तो ये लोकतंत्र के खिलाफ काम करने के लिए आए हैं। मगर सरकार, हमारी सरकार तो लोकतांत्रिक है, तो हमारी सरकार को तो अपनी जनता के साथ खड़े रहना चाहिए और जनता की सुरक्षा करने का व्यवस्था करना चाहिए। और उस जनता की मजबूरी को भी समझना चाहिए कि जिसको आप अकेले दूर गांव में छोड़ दिए हैं, जहां आप स्कूल भी ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, जहां आंगनबाड़ी भी ठीक से नहीं चला पाते हैं, सरकार की कोई योजना तक नहीं पहुंचा पाते हैं, उन गांव के लोग अगर माओवादी उन गांव में आते हैं और उनकी बात मानना बंदूक लेके आ रहे हो तो उनकी बात क्या इनकार कर सकते हैं? तो उनकी मजबूरियों को समझो। वो बोलेंगे आप नाच गान में रहो तो नाच गान में रहे, वो जन चेतना में शामिल होगा। वो बोलेंगे आप बैठक में शामिल हो तो बैठक में शामिल होंगे। तो ये केवल इतनी सी बात के लिए आप उसको हार्डकोर नक्सली बता देंगे, 5 लाख का इनामी बता देंगे। जिस जोगी के बारे में बताया जा रहा है कि उसका माओवादी से कनेक्शन था, तो जैसा अभी बात सामने आ रहा है, मैं इतने दिनों का जो अनुभव है उसके हिसाब से मैं ही बता रहा हूँ कि माओवादी जब आएंगे गाँव के आसपास तो गाँव के कई लोग, गांव के लोगों को चावल देना पड़ता है, गांव के लोगों को जाके वहाँ सामान ले जाना पड़ता है, गांव के किसी लड़के को जाके खाने में मदद करनी पड़ती है। बस बात इतनी सही है, इतना सही लिंक है। तो इतने से लिंक के कारण आप उसके ऊपर 5 लाख इनामी रख के गांव में सीधी सादी बेचारी विचर रही थी खुलेआम, ना उसको इधर से खतरा था ना उधर से खतरा था, ले जाके सीधा आप थाने में बंद कर देते हैं, पुलिस लाइन में कैद कर देते हैं। वो घर आना चाहती, बार बार जैसा बताया गया अभी सरपंच महोदय द्वारा, और मैं अभी यहाँ कुछ और लोगों से मिला, आदिवासी समाज के भी कुछ नेताओं से मिला, वो लोग भी बता रहे हैं कि हमारे सामने में, एसपी के सामने में, जोगी भी जो है इस घटने के बाद वापस जाना चाहती थी अपने गांव। 3 बार उसने बोली कि मैं वापस जाऊंगी, मगर एसपी ने उसको डराया कि यहाँ से चले जाओगे तो NIA वाले उठा लेंगे, फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। तो ये क्या है? इस तरह से डरा के आप कितनी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे? उस लड़के का पूरा जीवन आप, उसके भी माँ बाप हैं, हो सकता है उसका भाई होगा छोटा सा, हो सकता है बड़ा भाई हो सकता है उसका भी परिवार हो। तो यहाँ ऐसा हो गया है, पुलिस के लोग और सरकार और प्रशासन आदिवासियों को मतलब भेड़ बकरी जैसा समझ रहे हैं। खुद जोगी को, खुद एसपी साहब जो है सार्वजनिक, जो सर्व आदिवासी समाज के लोग गए थे उनके सामने ये बोल के डराए कि गाँव जाओगे तो तुमको NIA वाले उठा लेंगे, कि माओवादी उठा लेंगे। तो इस लड़की को भी रखे थे वहीं, तो वहीं रखे थे। आत्महत्या उनकी नज़रों के सामने हुआ, अगर आत्महत्या हुआ तो, और आत्महत्या है कि क्या है ये एसपी साहब अभी कैसे कर सकते हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, ना कोई न्याय का फैसला हुआ है। तो बस्तर में इस तरह से न्याय चलता है, यहाँ संविधान का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब पुलिस ने जो कह दिया वो सही है? बिल्कुल, ना न्याय ना कानून, बस पुलिस ने जो कह दिया वो सही। और बड़ा आश्चर्य है कि प्रशासन का भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति पर तो कार्रवाई होना था। तो यहाँ बस्तर के लोग ऐसे ही मारे जाएंगे? ये तो सवाल उठता है। इसमें जो जनप्रतिनिधि हैं या जो एक्टिविस्ट हैं, उनका किस तरीके से देखते हैं आप, क्या रोल है? आखिर ऐसे कितने लोग हैं जिनको न्याय के लिए जो आज भी भटक रहे हैं? पिछली सरकार के समय यहाँ पे माहौल ऐसा बनाया गया था, भाजपा सरकार के समय इतना डर पैदा किया गया लोगों में, गांव के सरपंचों में, जनप्रतिनिधियों में, समाज सेवियों में इतना डर पैदा किया गया, पत्रकारों में भी डर पैदा किया गया, सबको इतना डराया गया है कि लोगों ने फील्ड रिपोर्टिंग तक बंद कर दिया है। जो आदिवासी जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी इतनी मजबूरी है, इनको अभी डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, तुम यहाँ से मत निकलना नहीं तो तुमको फंसा देंगे, इनकी मजबूरियाँ। तो इस तरह से डरा धमका के काम भाजपा के समय से चल रहा था, उसको कांग्रेस ने वादा किया था कि हम ख़त्म करेंगे, मगर कांग्रेस ने और बढ़ा दिया है। आप तो साफ देख रहे हैं इस तरह से स्थिति कि कोई सामने आने को। तो फिर भी मैं मानता हूँ इन लोगों की हिम्मत, ये दोनों महिला जनप्रतिनिधि, महिला नेताओं की, कि उन्होंने अपनी जवाबदारी निभाई है अभी तक, मगर कब तक निभा पाएंगी ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत सारे जनप्रतिनिधियों को मैंने टूटते देखा है, आदिवासी समाज के बड़े बड़े नेताओं को यहाँ पे प्रशासन के सामने झुकते देखा है। तो मैं नहीं कह सकता कि क्या होगा, मगर यहाँ पे पूरा डर और धमका और उससे ही कानून चल रहा है। यहाँ पे न तो आदिवासियों के लिए हर प्रकार का, ये अगर कोर्ट जाना चाहेंगे तो उनको कोर्ट जाने के रास्ते में भी रोका जा सकता है। इसी मुद्दे को लेकर गाँव के लोग अगर अभी हमारे जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था के तहत ये लोकतांत्रिक ढंग से सड़क में जाकर प्रदर्शन करने जाना चाहेंगे तो उनको डंडे के जोर से रोक दिया जाएगा। एक बड़ी बात है कि खुद
जब स्वीकार रही हैं, जनप्रतिनिधि या घर वाले भी बता रहे हैं कि 2 युवतियों में एक युवती का कनेक्शन हो भी सकता है कि उसने खाना वगैरह खिलाया था, पर दूसरी युवती का जिसने पुलिस के अनुसार आत्महत्या किया है उसका तो कहीं से कोई कनेक्शन भी नहीं है। गांव वाले खुद स्वीकार कर रहे हैं इस तरीके की बात को। तो आपको क्या लगता है कि बड़ा आश्चर्य है कि देख रहे हैं आप, घर में आए हम लोग, सारे गांव वाले बोल रहे हैं कि वो शादी वादी वाला तो कोई मसला नहीं था, तो पुलिस ने एक नई कहानी गढ़ ली है कि घर वाले ज़बरदस्ती उसकी शादी करना चाहते थे। अगर घर वाले ज़बरदस्ती शादी करना चाहते थे तो पुलिस के पास पहुंचने से पहले उसका अभी तक शादी हो जा रहा था। नहीं, एक तरह से और अच्छा था कि वो पुलिस के अभिरक्षा में है। हाँ निश्चित, वहाँ पर अगर वो भाग के घर से जा हाँ, रही है तो उसको घर वो शादी वादी वाला बात नहीं था। निश्चित रूप से इसके पीछे अब क्या था वो तो जांच में सामने आएगा, मगर एक पुलिस के पास थी तो जवाबदारी तो पुलिस की थी कि उसको नहीं मरना था, इस अचानक मृत्यु नहीं होना था। वो हत्या है कि आत्महत्या हो तो बाद में होगा, मगर निश्चित रूप से जैसा लड़की ने अपनी माँ को बताया था और बाल पकड़ पकड़ के खींच के उसको पटक पटक के मारे हैं करके, तो कौन लड़की उसमें पुलिस वालों के साथ रहना चाहेगी। अब इकलौती थी बता रहे हैं घर की, तो क्या कोई भी लड़की अपने माँ बाप को छोड़ के दूर कुछ भी काम देंगे तो उसमें मान जाएगी। तो वो तनाव से जूझ रही होगी या उसके साथ अत्याचार हुआ होगा। ये सारी कहानी तो खैर बाद में जब जांच होगी, अगर होगी तो। मगर आप देख रहे हैं बस्तर में, आप भी आए हैं, फोरेंसिक जांच नहीं होता यहाँ। कहाँ से उठाया गया है, कहानी कहाँ पेश करें, उठाया इस गांव से गया है और पत्रकारों को बता रहे हैं कि वो खुद गांव से आई है और समर्पण किए हैं। तो ये झूठी कहानियाँ अभिषेक पल्लव जी मत रचिए इतने ज़्यादा, अब बहुत हो गया है आपका। और मैं सरकार को भी बोल रहा हूँ, भूपेश बघेल जी, थोड़ा सा आप आदिवासियों को भी अपने बच्चे मानिए, वो भी आपके प्रजा हैं, इन्होंने भी वोट दिया है। इनके पांडे कवासी के माँ बाप हैं, इन्होंने वोट डाला था और बहुत संभव है क्योंकि बस्तर के आदिवासियों ने आपको सत्ता में बिठाया है भूपेश बघेल जी। तो आप ये मान के चले कि इन्होंने आपको ही वोट दिया था, जिन्होंने आपको वोट दिया था उनके साथ अब इस तरह से भेदभाव कर हुए अपना रहे हैं। मनमाने तौर से कभी भी आप उठा के ले जा रहे हैं और सीधा उनको माओवादी घोषित कर दे रहे हैं। ये प्रक्रिया बंद करिए, बहुत अन्याय हो रहा है। इसमें कोई जांच की व्यवस्था बनाइए, कम जो पूरे देश के बाकी लोगों को जो सुविधा मिल रहा है इस तरह के अपराध में, फोरेंसिक जांच आप वहाँ का कराइए, उस एसपी कार्यालय का, उस जहाँ लड़की का आत्महत्या हुआ है, एक टावेल से कैसे आत्महत्या हो सकता है, कैसे खिड़की से आत्महत्या हो सकता है, एक बार दिखाइए। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है कि एक तो पुलिस गांव से जिस युवती को उठाकर ले जाती है, पुलिस के कहानी के अनुसार उसने आत्मसमर्पण किया है, पुलिस ये बता रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट घर वालों को नहीं दिया गया है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि गांव वालों में इतनी समझदारी है कि अभी तक उन्होंने शव को जलाया नहीं है बल्कि दफनाया है। क्योंकि गांव में कुछ जनप्रतिनिधि हैं और कुछ एक्टिविस्ट हैं जो इस तरीके की बातों को बहुत अच्छे तरीके से गांव वालों को समझा पाते हैं। शायद उसका ही एक डर है पुलिस वालों को। पर डर के बारे में एक चीज़ बोलना चाहूँगा, पुलिस वालों का इस मामले में निश्चित रूप से एक डर है। ये डर जो है उनका एक वीडियो वायरल हुआ है, आपने भी देखा होगा, सोनी सोरी और उनका जो बहस हो रहा है, उस समय भी डर यहाँ के एसपी के चेहरे पे साफ दिख रहा था, डर और बौखलाहट। और यही डर और बौखलाहट है कि इस लड़की के परिवार को तुरंत उन्होंने 1 लाख रुपया प्रशासन ने दे दिया। मगर मैं यहाँ का पत्रकार हूँ, मैं 32 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, यहाँ इस तरह के सैकड़ों मामले मैंने देखे हैं। वहाँ तो ये पैसा नहीं देते हैं तुरंत, तो यहाँ तुरंत पैसा देना ही पुलिस का डर बताता है कि उनसे कोई गलती हुई है और उसको छिपाने की वो कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, उसमें प्रशासन को भी अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। जहाँ तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो भी हो या परिवार को अगर उन्हें लगता है कि वो संतुष्ट नहीं है तो दोबारा से भी पीएम किया जा सकता है 100 का। पर देखते हैं कि प्रशासन इसमें या पुलिस प्रशासन या सरकार किस तरीके का कदम उठाती है। तो 19 तारीख को खुद आके आत्मसमर्पण की थी। आज भी एक लड़की आके टेटम से समर्पण की है, 23 वर्षीय। आत्मसमर्पण करने के बाद वो उसके साथ एक 5 लाख की इनामी लड़की जोगी थी, जो कि एरिया कमेटी सदस्य थी, उसके साथ वो सरेंडर की थी। उसको हमने वहाँ भी मना किया था कि वो ना आए, लेकिन क्योंकि वो जोगी के साथ काम करती थी और भावनात्मक ढंग से जुड़ी हुई थी, तो साथ में आके उसने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने के बाद हमने उसको घर जाने का ऑप्शन दिया, लेकिन वो क्योंकि अति संवेदनशील क्षेत्र गुड़से की रहने वाली थी, जहाँ पे उसकी जान को खतरा हो सकता था, तो उसे जाने से मना किया। 20 तारीख को गांव वाले आए, उसके परिवारजन आए, गांव के जनप्रतिनिधि आए, उसको जाने के लिए दबाव बनाए, लेकिन जाने में साफ मना कर दिया उसने और जोगी दोनों ने। फिर गांव वाले 21 तारीख को आए, दोबारा उसके ऊपर दबाव बनाए, लेकिन सिर्फ उसने जाने से मना कर दिया। 22 तारीख को एक गोपनीय सैनिक के पिताजी की नक्सलियों ने उसी गांव में, जिस गांव की रहने वाली पांडे है, वो उसकी गांव वालों ने निर्मम ढंग से हत्या कर दी।
इस हत्या से वो बहुत परेशान हो गई थी, विचलित हो गई थी। 23 तारीख को जब दोबारा उसके घर वाले आए और उस पर दबाव बनाने लगे तो संभवतः उसी पारिवारिक टेंशन के कारण उसने आत्महत्या कर ली। घर वालों ने 20 तारीख को उसके मर्जी के बिना उससे जाने पूछे एक लड़के से शादी तय कर दी उसकी, जो कि काफ़ी पियक्कर था। वो भी एक फैक्टर हो सकता है। वो पुलिस मेस में रुक रही थी और उसके साथ जो लड़कियां थी वो भी आत्मसमर्पित नक्सलियां थी। लोन वराटू अभियान में जो भी व्यक्ति वापस जाना चाहता है, जिसके ऊपर अपराध नहीं है, उसको हम वापस भेज देते हैं। जो आदमी सुरक्षा दृष्टि से नहीं जा पाता उसको अतिथि गृह में रोका जाता है। टीम ऑफ डॉक्टर्स द्वारा ऑटोप्सी की गई है। ऑटोप्सी की रिपोर्ट अभी अवेटेड है, लेकिन प्राइमा फेसी क्लियर कट केस ऑफ सुसाइड है जो बयानों के ऊपर आ रहा है। अब एसडीएम कलेक्टर दंतेवाड़ा ने मजिस्ट्रियल जांच भी इसमें घोषित कर दी है और एसडीएम दंतेवाड़ा द्वारा भी उसमें जांच की जा रही है। सुसाइड कहीं भी हो सकता है, वो पुलिस वाले कर सकते हैं, मीडिया पर्सनल कर सकते हैं, वो एक्टर्स कर सकते हैं। सुसाइड सोसाइटी में होता है। हमें सुसाइड का कारण ढूंढना कि सीधा आरोप लगाना किसी के ऊपर बिना जांच की रिपोर्ट आए वो गलत है। मैंने उनको वही चीज़ बोला कि हम हर जांच के लिए तैयार हैं। वो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो एसटी कमीशन हो, वीमेन कमीशन हो, एनएचआरसी हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम, जो भी जुडिशियल या एक्स्ट्रा जुडिशियल बॉडी है, उनको हम जवाब देंगे और हम हर तरह की जांच के लिए हम तैयार हैं और हमारे पास सारे एविडेंस हम प्रॉपर्ली कलेक्ट कर रहे हैं। इस आरोप पर क्या कहेंगे कि उनका कहना है कि गांव से ही लेकर गए? बिल्कुल गांव से ही लेके गए थे। कोई भी नक्सली जब वो पकड़ाता है उसको ये चॉइस दिया जाता है, या तो वो आत्मसमर्पण कर ले, या अपराध है तो वो जेल चला जाए। क्योंकि जोगी के ऊपर अपराध था तो या तो वो जेल जाती या 6 महीने तक उसका अच्छा कंडक्ट होगा तो उसके बाद उसको शासन द्वारा उसके अपराध वापस लिए जा सकते। पांडे के ऊपर कोई नामांकित अपराध नहीं था, इसलिए वो अपनी स्वेच्छा से घर जाने के लिए जा सकती थी। लेकिन क्योंकि वो एडल्ट थी और वो जोगी के साथ रहना चाहती थी, इसलिए वो वापस नहीं गई।